आज हम आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अस्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में बताएंगे। ये सेक्शन 2 का लास्ट टॉपिक होगा और इसी में हम आपको फॉर प्रॉब्लम भी कर देंगे ताकि अगले क्लास में न्यूमेरिकल बता सके। बहुत से लोगों का कहना है कि थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाइए सर, इतना लॉन्ग में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। ठीक है, कोशिश करते हैं 30-40 मिनट तक का ही हो। खैर, आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक अलग टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से रहेंगे, अस्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं। केवल 2 नंबर का होगा। तो आज लेक्चर 10 में ये रहा लेक्चर 10। लेक्चर 10 टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। देखिएगा, मैंने लिख रखा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। इसका हिंदी हो गया अस्थिर क्वाथी मिश्रण। अस्थिर क्वाथी मिश्रण। अस्थिर क्वाथी मिश्रण। अस्थिर क्वाथी मिश्रण और अस्थिर क्वाथी और अस्थिर क्वाथी। लिख लिया ना? ठीक। एग्जाम से मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है 0 to 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो केवल इतना ही कहा जाएगा। अस्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसमें यही कहेंगे, यानी those solutions of which boils at constant temperature and can distill unchanged in composition are called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। यानी मैंने लिखा दोज सॉल्यूशंस यानी सॉल्यूशंस और लिक्विड मिक्सचर भी कह सकते हैं।
those solutions or liquid mixture, those solutions or liquid mixture which whilst at constant temperature and can distill unchanged in composition are called azeotropic mixture और एजियोटॉप्स। इसका हिंदी हो गया, हिंदी लिख लेंगे, वैसे बिलियन या द्रवीभूत मिश्रण, वैसे बिलियन या द्रवीभूत मिश्रण जो वैसे बिलियन या द्रवीभूत मिश्रण जो एक नियत तापक्रम पर खौलते हैं, जो एक नियत तापक्रम पर खौलते हैं एवं इस दौरान इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, एवं इस दौरान इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। अस्थिर क्वाथी मिश्रण, अस्थिर क्वाथी मिश्रण, अस्थिर क्वाथी मिश्रण या अस्थिर क्वाथी कहलाते हैं। अस्थिर क्वाथी मिश्रण या अस्थिर क्वाथी कहलाते हैं। लिख लिए? ठीक। फिलहाल एग्जाम्पल से मैं इसे स्पष्ट कर दे रहा हूं। थोड़ा शॉर्ट ही बता रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि सर उतना लॉन्ग नहीं कीजिए, तो ठीक है थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है। एक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं और दीजिएगा ही। तो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, कहेंगे फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ 20.2% HCl, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ 20.2% HCl एंड 79.8% H2O बाईमास each and example of azeotrophs or azeotrophic mixture. Similarly, becomes यानी बायोमास इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। उसमें इट बॉइल्स एट 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बॉइल्स एट 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाराचन करके। सिमिलरली
Similarly, mixture of 95.5% ethyl alcohol and 4.5% H2O biomass also becomes example of azeotropic mixture which boils at 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देखिएगा, यानी फिर से हम हिंदी बोल देते हैं। वैसे बिलियन या द्रवीभूत मिश्रण, वैसे बिलियन या द्रवीभूत मिश्रण जो एक नियत तापक्रम पर खौलते हैं, एवं इस दौरान इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, अस्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अस्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। फुल स्टॉप। पैराचेंज। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा आकर देख लीजिए। द्रव्यमान के विचार से 20.2% HCl एवं 79.8% H2O एवं 79.8% H2O के मिश्रण 79.8% H2O के मिश्रण अस्थिर क्वाथी मिश्रण या अस्थिर क्वाथी के उदाहरण होते हैं। अस्थिर क्वाथी के उदाहरण होते हैं, जो 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड
जो 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उबलते हैं। 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उबलते हैं। फुल स्टॉप। पैराचेंज। इसी तरह द्रव्यमान के विचार से 95.5%। इसी तरह द्रव्यमान के विचार से 95.5% इथाइल अल्कोहल 95.5% इथाइल अल्कोहल एवं 4.5% H2O एवं 4.5% H2O युक्त मिश्रण भी एक अस्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। एक अस्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं जो 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उबलते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद। देखिए एग्जाम में आपको परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण। ये एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 to 1 ऑब्जेक्टिव, यानी ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा और डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल में भी काम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको 0 to 1 रहा, यहां से यहां तक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और ये ऑब्जेक्टिव हो गया। जो परिभाषा में भी आप लिखेंगे तो यही एग्जाम्पल देंगे और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो यही एग्जाम्पल देंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे रहेगा, which of the following is an example of azeotropic mixture। तो चारों ऑप्शन में HCl और H2O ही रहेगा, बस केवल परसेंटेज चेंज होंगे। मे भी ऑप्शन भी चेंज रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना HCl और H2O ही होंगे, बस परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो ध्यान सुनेंगे, हम समझा दे रहे हैं इसे। अस्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, है ना। तो मैंने कहा वैसे विलयन या द्रवीभूत मिश्रण जो एक नियत तापक्रम पर उबलेंगे, खौलेंगे एवं इस दौरान उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वे अस्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएंगे। जैसे आप ऐसे समझें, यदि एक विलयन के निर्माण में दो अवयव क्रमशः A एवं B प्रयोग किए जाते हैं, यानी मैंने कहा एक विलयन के निर्माण में अवयव A का 25% मात्रा और अवयव B का 75% मात्रा मिलाए हैं
यानी 1 बिलियन में 25% अवयव ए और 75% अवयव बी मौजूद हैं। तो जब इस बिलियन को एक निश्चित तापक्रम पर उबाला जाता है ना, तो उस दौरान उस उबलते हुए नमूने के एक बूंद के 10 मिलीलीटर के 20 मिलीलीटर के एकदम काफी कम मात्रा के अध्ययन किए जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि उनके बूंद बूंद का संगठन में 25% अवयव ए और 75% अवयव बी ही मौजूद हैं। उनकी संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये अस्थिर क्वाथी मिश्रण होंगे। क्या, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि 1 बिलियन के निर्माण में 20.2% HCl और लगभग 80% H2O मिलाया गया, उसे 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म भी किए। बल्कि आप 2 मिनट गर्म करें या 20 मिनट तक गर्म करें, चाहे उनकी मात्रा एकदम कम हो जाए तब तक गर्म करते रहें, इवोपरेट कर जाए तब तक गर्म करते रहें। फिर भी अगर उसमें 1 बूंद भी बचा, 2 बूंद भी बचा, 5 मिलीलीटर भी बचा, 10 मिलीलीटर भी बचा, तो उस अवस्था में जब आप उनके संगठन के लिए अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे बूंद बूंद में 20.2% HCl और 79.8% H2O द्रव्यमान के विचार से मौजूद हैं। तो ये अस्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण होंगे। ठीक, उसी तरीके से मैंने ये लिखा है कि यानी 95.5% इथाइल अल्कोहल एवं 4.5% H2O जो कि द्रव्यमान के विचार से मिलाए गए हैं, वो भी अस्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण होंगे। यानी जब उससे भी आप गर्म करेंगे, गर्म करने के दौरान या गर्म करने के बाद जो भी मात्रा है उनके 1 बूंद का भी आप अध्ययन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि उनमें यानी कंपोजिशन इथाइल अल्कोहल और H2O का समान ही है। तो ऐसे मिश्रण अस्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण होंगे। तो अगर एग्जाम्पल का हिंदी साथ लगता नहीं बोले थे तो फिर से हम बोल दे रहे हैं, ध्यान नहीं है, इसका तो बोल दिए 2-3 बार। तो इसका हिंदी हो गया, उदाहरण के तौर पर द्रव्यमान के विचार से 20.2% HCl, 20.2% HCl एवं 79.8% H2O एवं 79.8% H2O युक्त मिश्रण अस्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। अस्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण होते हैं जो 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उबलते हैं, जो 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उबलते हैं। ठीक, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हिंदी लिखा दिए थे, ठीक है, हिंदी लिखा दिए थे, फिर भी मैंने यहां तक कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम के लिए रहा। अस्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, जिसका आंसर यहां तक रहा। एक उदाहरण दें, तो उदाहरण में ये जो अंडरलाइन किया हुआ वो रहा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी मायने रखते हैं। ठीक, बस ये जो टॉपिक यहीं तक था।
अब इसमें और एक दो गो अलग से पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए हम आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता दे रहे हैं जो अगले क्लास में यूज आएगा। ठीक, देखिए अब इसमें ऐसे ही थियरी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। एक पॉइंट है केयर ईट के लिए, कहेंगे इन ग्रीक मीनिंग एजियोटेरोस means boiling without change। ऐसे बता दिया जानकारी के लिए कि इन ग्रीक मीनिंग एजियोटेरोस मीन्स बॉइलिंग विदाउट चेंज, यानी मैंने कहा यानी एजियोटर हिंदी हो गया अस्थिर क्वाथी, अस्थिर क्वाथी को यूनानी, अस्थिर क्वाथी को यूनानी भाषा में, अस्थिर क्वाथी को यूनानी भाषा में खोलने के दौरान कोई परिवर्तन नहीं, खोलने के दौरान कोई परिवर्तन नहीं कहा जाता है, खोलने के दौरान कोई परिवर्तन नहीं कहा जाता है। एग्जाम के लिए नहीं रहा, ऐसे जानकारी कर दे रहा है। अगला पॉइंट कैरिट में ही कर दे रहा हूं या फिर स्टेटमेंट करके कर दे रहा हूं। ये रहा, कहेंगे एजियोटेरोपिक मिक्सचर्स are classified into two parts। यानी मैंने कहा ये इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जानकारी के लिए बता दिया। जो सिलेबस में है वो तो हमें बताना ही हो, जो आपका स्टैंडर्ड में पढ़ना है। और ऐसे भी देखिए जितना आपका स्टैंडर्ड में पढ़ना है हर एक चीज को पढ़िए, है ना, तब तक कंप्लीट नॉलेज होगा। रही बात एग्जाम के लिए तो वो तो लोग क्रैश कोर्स पढ़ करके भी पास कर जाते हैं, लेकिन आप उतना समय दे रहे हैं, है ना, तो आपको पूरे कोर्स का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने कहा एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इसका हिंदी हो गया अस्थिर क्वाथी मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है। अस्थिर क्वाथी मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर ए में हो गया मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स। वही एजियोट्रोप्स कहें चाहे एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहें की बात होता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स, इसका हिंदी हो गया निम्नतम, मिनिमम निम्नतम, न्यूनतम, निम्नतम, निम्नतम क्वाथनांकी अस्थिर क्वाथी, निम्नतम क्वाथनांकी अस्थिर क्वाथी। तो आपको लगता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स किससे कहेंगे, है ना। तो इसमें मैं आपको यूं बता रहा हूं, बहुत आसान समझ। हेडिंग है मिनिमम, तो आप इसको कोरिलेट कर लेंगे नॉन-आइडियल सॉल्यूशन के प्रकार से। तो ये है मिनिमम, तो उधर नॉन-आइडियल सॉल्यूशन में चल जाएगा मैक्सिमम, यानी पॉजिटिव डेविएशन वाला, यानी पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले नॉन-आइडियल सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स कहलाएंगे। यानी कहेंगे
कि यानी Dutch nonadial solution of which so negative deviations from Raoult's law are called minimum boiling azeotrophs। यानी कहेंगे नेगेटिव डेविएशन showing nonadial solution are called minimum boiling azeotrophs। यानी हो गया, यानी इधर मिनिमम है तो उधर मैक्सिमम कर दीजिए, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशंस showing non ideal solutions, positive deviations showing non-ideal solutions are called minimum boiling azeotrophs। Positive deviations showing non-ideal solutions are called minimum boiling azeotrophs। रही बात एग्जाम्पल की, तो आप तो पढ़े हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, वही एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन वाला कुछ भी दे दीजिए आप। चलिए ये दे दिया, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन कॉमा है, एसीटोन एंड कार्बन डाई सल्फाइड कॉमा इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इत्यादि। यानी पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हिंदी कर देते हैं। इसका हिंदी हो गया, निम्नतम क्वथनांकी अस्थिर क्वाथी, निम्नतम क्वथनांकी अस्थिर क्वाथी। इसका हिंदी हो गया, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन निम्नतम क्वथनांकी अस्थिर क्वाथी कहलाते हैं। निम्नतम क्वथनांकी अस्थिर क्वाथी कहलाते हैं। जहां तक एग्जाम्पल की बात है, तो जो भी पॉजिटिव डेविएशन वाला आप लेक्चर नंबर 8 में पढ़े थे, है ना, वही एग्जाम्पल इसमें देते ना, कोई एगो दो, है ना। ठीक, तो आपको लगा होगा कि सर ये तो पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जाम्पल रहेगा, तब तो हम दिए गए ऑप्शन से पहचान लेंगे कि वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स के उदाहरण हैं। और यदि कुछ अलग टाइप का रहा तो, जैसे मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 बिलियन जिसमें भारा अनुसार 25% अवयव ए हैं, जिनका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 75% अवयव बी है जिनका क्वथनांक 105 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इन दोनों को मिलाकर 1 बिलियन यानी एक अस्थिर क्वाथी बिलियन अस्थिर क्वाथी मिश्रण बनाया जाता है, जिनका क्वथनांक 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप बताइए
ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स हैं। तो उस स्थिति में तो आपको लगेगा कि सर इसमें तो पता ही नहीं लग रहा है, तो खाली ए और बी कह रहा, एक्स और वाई कह रहा है ना। तो उस अवस्था में ऐसे आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा एक अवयव का क्वथनांक था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अवयव बी का क्वथनांक था 105 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन दोनों को मिला के मिश्रण बनाया गया, विलयन बनाया गया, उनका क्वथनांक केवल 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों अवयव का क्वथनांक ज्यादा था और ये विलयन का क्वथनांक कम है। इसका मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स के उदाहरण होंगे क्या। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उसे आप यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स कहेंगे, ठीक। उसे आप यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स कहेंगे। नहीं समझ रहे? जैसे मैंने कहा अवयव एक्स का क्वथनांक था 90 डिग्री सेंटीग्रेड, अवयव वाई का क्वथनांक था 92 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब दोनों को मिला करके एक विलयन बनाया गया और उसका क्वथनांक 87 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो आप खुद ही देखिए ना, दोनों अवयव का क्वथनांक ज्यादा था और मिला के जो विलयन बनाए उसका क्वथनांक क्या दे रहा है, कम दे रहा है। इसका मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स के उदाहरण होंगे क्या। ये तो ऐसे ही पता लग रहा है कि अवयव ए का क्वथनांक ज्यादा था, अवयव बी का क्वथनांक ज्यादा था और दोनों को मिलाए एक विलयन बनाए तब क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांक से कम है। इसका मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स होंगे ही, ठीक। अगला नंबर बी के लिए हम इसी में मिटा के कर दे रहे हैं, ठीक। जैसे हम इसी में कर देते हैं, यानी इस तरीके से देखिएगा, नंबर बी इसी में जोड़ दे रहे हैं। सोचिए इसे मिटा देंगे तो जो 1-2 मिनट समय बचेगा। देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं सर 30-35 मिनट का एक वीडियो दीजिए सर। तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए समझाते हैं तो थोड़ा सा समय लगता ही है। हिंदी अंग्रेजी में लिखाना पड़ता है, अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, फिर पुनः हिंदी में भी बोलना पड़ता है, तो थोड़ा तो समय लगेगा होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कहेंगे तो बिल्कुल केवल रफ आइडिया दे देंगे, यानी कोई भी कंसेप्ट आप सीख नहीं पाएंगे उस स्थिति में। ये नंबर बी ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स। तो इसमें देखिए मैक्सिमम लिखा हुआ है, तब विलयन में ही चल जाएगा मिनिमम या नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटेरोप्स। इसका हिंदी हो गया ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन उच्चतम यानी अधिकतम उच्चतम क्वथनांकी अस्थिर क्वाथी कहलाते हैं। उच्चतम क्वथनांकी अस्थिर क्वाथी कहलाते हैं। रही बात एग्जाम्पल की, तो नेगेटिव डेविएशन वाला कोई एक उदाहरण दे दीजिए ना जी। ये देखिए पढ़े भी कि नेगेटिव डेविएशन वाला कल ही तो बताए थे, वही एग्जाम्पल दे दीजिए। ये हो गया एग्जाम्पल में
एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से डाई इथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। इसी तरीके से वाटर एंड HCl इत्यादि। हो गया क्या? यानी कि ये तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, ऐसे लिखा गया। ऐसे एग्जाम के लिए इस बार के लिए ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए दिक्कत क्या है। जब नेगेटिव डेविएशन जानते हैं तो नेगेटिव डेविएशन रिलेटेड विद मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर ये पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ रहे तो आप ऐसे पहचानेंगे कि यदि अवयव X का क्वाथनांक 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, अवयव Y का क्वाथनांक 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इन दोनों अवयव को मिलाकर जब एक बिलियन, एक अस्थिर क्वाथी बिलियन बनाया गया जिनका क्वाथनांक 68 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो निश्चित रूप से वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे। यानी ऐसे समझिए कि यदि बिलियन का क्वाथनांक उसके निर्माण में प्रयुक्त अवयवों के क्वाथनांक से अधिक रहा तो वैसे अस्थिर क्वाथी मिश्रण, सभी बिलियन ने अस्थिर क्वाथी मिश्रण उच्चतम क्वाथनांक की अस्थिर क्वाथी कहे जाएंगे। ठीक, बस ये समाप्त हो गया एजियोट्रॉप्स। अब हम आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ये सेक्शन समाप्त हो गया, पूरा वेपर प्रेशर से रिलेटेड पूरा सेक्शन समाप्त। वेपर प्रेशर, राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ के आधार पर सॉल्यूशन का वर्गीकरण, ये पूरा सेक्शन समाप्त हो गया। अब इस सेक्शन के न्यूमेरिकल की बात करेंगे अगले क्लास में। फिलहाल हम इसके प्रॉब्लम में जो जो फार्मूला प्रयुक्त होंगे वो हम एक रफ आइडिया दे देते हैं ताकि आप ध्यान रखें तो अगले दिन प्रॉब्लम बनाने में, समझने में सुविधा हो। ठीक, अभी हम फॉर प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक, देखिए यहां पर हम बता रहे हैं प्रॉब्लम के लिए फॉर प्रॉब्लम ओनली, केवल न्यूमेरिकल्स के लिए। यानी न्यूमेरिकल्स के लिए ये टूल्स की तरह काम करेगा। ये रहा PA बराबर P डिग्री A इंटू XA। ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ये है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। ऐसे इसको जल्दीबाजी में आप समझ सकते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है ना, अरे वही ना हो गया जी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए
वो आप समझिएगा। अगर ऐसे हम बोलेंगे तो गलत लोग कहेंगे, तो सही ऐसे पढ़ा जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ये तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, न्यूमेरिकल में तो खैर कुछ अलग होता नहीं है, हिंदी अंग्रेजी कॉमन। तो ये मैंने कहा पी ए बराबर पी डिग्री ए इंटू एक्स ए। ऐसे भी न्यूमेरिकल हमेशा अंग्रेजी में बनाना चाहिए, हिंदी में नहीं कभी, क्योंकि इसका हिंदी होगा नहीं होगा, इसका हिंदी होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या तो ये मैंने कहा अवयव ए के आंशिक वाष्प दाब, इसका हिंदी हो गया अवयव ए के आंशिक वाष्प दाब, अवयव ए के आंशिक वाष्प दाब, इसका हिंदी हो गया शुद्ध अवस्था में अवयव ए के वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में अवयव ए के वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में अवयव ए के वाष्प दाब। और वो है अवयव ए के मोल प्रभाज, अवयव ए के मोल प्रभाज। ठीक, अब देखिए इसमें ये कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट बटे टोटल number of mole of all component in solution। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट बटे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। यानी किसी अवयव का मोल प्रभाज, किसी अवयव का मोल प्रभाज बराबर उस अवयव के मोल की संख्या, उस अवयव के मोल की संख्या बटे उस अवयव के मोल की संख्या बटे बिलियन में मौजूद सभी अवयव के, बटा में लिखा हुआ बिलियन में मौजूद सभी अवयव के मोल की संख्या का योग, बिलियन में मौजूद सभी अवयव के मोल की संख्या का योग। लिख लिए ना। ठीक, अब इसे हम आपको बता देते हैं कि मोल कैसे निकालेंगे, तुरंत बता दे रहे हैं, देखिएगा। ये परेशानी होना कि इतना समय हमें लगा, ही देखिए कि इतना समय में आपने सीखा कितना, उसका वैल्यू है। ये नहीं देखना कि हमें इतना समय लगा, इतना देर लाइव रहना पड़ा, है ना, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने उतना समय दिया तो आपने सीखा क्या। क्या अब 2 घंटे समय दे दिया, कुछ नहीं सीखा, कोई वैल्यू नहीं। हम 20 मिनट का ही वीडियो दिए, कुछ भी आपने सीखे, कोई वैल्यू है ना। तो वैल्यू ये कि आपने समय दिया तो सीखा। ये है मोल ऑफ कंपोनेंट मोल ऑफ कंपोनेंट, अवयव का मोल बराबर गिवन मास ऑफ कंपोनेंट, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक, यानी मैंने कहा
अवयव का मोल बार, ये सबको थ्योरी ने, ये प्रॉब्लम के लिए बता रहा है। अवयव का मोल बराबर अवयव का दिया गया भार, अवयव का दिया गया भार बटे अवयव के आणविक भार, बटे अवयव के आणविक भार। ठीक, अब लगा कि अवयव का आणविक भार क्या है, तो वो भी बताते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट बराबर सम ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपोनेंट। यानी मैंने कहा अवयव का आणविक भार, जो कि यहां पर जरूरत पड़ेगा, अवयव का आणविक भार बराबर अवयव में मौजूद सभी तत्वों के द्रव्यमान संख्या का योग, अवयव में मौजूद सभी तत्वों के द्रव्यमान संख्या का योग। ठीक, एक एग्जांपल से बता देते हैं। मॉलिक्यूलर, ये सब बताया हुआ पहले से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन यानी सूत्र है C6H6 बराबर, देखिए क्या होगा, 6 गो कार्बन है तो 6 गुना कार्बन का भार कितना होता है जी, 12, बिल्कुल, प्लस 6 गो हाइड्रोजन है, प्रत्येक का भार कितना होता है, 1, तो यह 78 ग्राम इसका आणविक भार हो गया। ठीक, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो 2 गो हाइड्रोजन है ना, तो 2 गुण 1 हुआ, और 1 गो सल्फर है तो जोड़ 1 गो सल्फर जिसका भार होता है 32 ग्राम, और 4 गो ऑक्सीजन है तो 4 गुने 16 बराबर 98 ग्राम। ठीक, तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। और बाकी एक पॉइंट ये है कि यदि, यानी एक पॉइंट यहां पर हम आपको कर दे रहे हैं, इफ इन बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन, if in binary solution mole fraction of one component known, then mole fraction of other component बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन कंपोनेंट। ठीक, ये सब बताया हुआ सेक्शन 1 में। फिर भी मैंने बता दिया कि यदि किसी 2 अवयवी विलयन में, यदि किसी द्विअवयवी विलयन में एक अवयव का मोल पराभाज, यदि किसी द्विअवयवी विलयन में एक अवयव के मोल पराभाज ज्ञात हो, यदि किसी द्विअवयवी विलयन में एक अवयव के मोल पराभाज ज्ञात हो, तो एक यानी 1, तो एक में से
उस अवयव के मोल पराभाज को एक में से उस अवयव के मोल पराभाज को घटाने पर एक में से उस अवयव के मोल पराभाज को घटाने पर दूसरे अवयव के मोल पराभाज प्राप्त होते हैं। दूसरे अवयव के मोल पराभाज प्राप्त होते हैं। ये सब हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, लेकिन फिर भी देखते हैं बहुत सारे लोग एकदम मन में बैठा लिए कि नहीं सर हमको हिंदी में पढ़ना रहता है ना, तो हिंदी का अलग से लाइव क्लास कर दीजिएगा। तो जो एकदम मेहनत नहीं करेंगे उनको कितना क्या करेंगे, फिर भी खींच रहे हैं, कब तक खिंचा रहे हैं। तो देखिए बस अब 2 पॉइंट और हैं जो न्यूमेरिकल में यूज आएंगे अगले क्लास में। अगला ये रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ component, mole fraction of component in vapor phase, mole fraction of component in vapor phase बराबर partial vapor pressure of that component, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट बटे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी मैंने कहा कि वाष्प की अवस्था में किसी अवयव का मोल प्रभाज, वाष्प की अवस्था में किसी अवयव का मोल प्रभाज बराबर उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब, उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब बटे घोल का कुल वाष्प दाब, बटे घोल का कुल वाष्प दाब। सेकेंड लास्ट पॉइंट ये रहा, यूरिया ग्लूकोज बेंजोइक, यूरिया ग्लूकोज बेंजोइक एसिड ETC becomes non-volatile solid। ये तो बताया था हम आपको नॉन वोलाटाइल सॉलिड क्या होता है। फिलहाल ये कहा यूरिया ग्लूकोज बेंजोइक एसिड, ये सब आवाष्पशील घोल हैं, और भी बहुत सारे आवाष्पशील घोल हैं। अब चावल, दाल, सब्जी, आलू, ये सब तो आवाष्पशील नहीं होगा। खैर उससे मतलब है, मतलब ये कि प्रॉब्लम में कौन कौन से जरूरत पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि यूरिया ग्लूकोज बेंजोइक एसिड, ये 3 जो है प्रायः प्रयोग में आएंगे। कभी कभी शुगर भी आएगा। खैर यूरिया ग्लूकोज बेंजोइक एसिड जो है आवाष्पशील घोल है। लास्ट पॉइंट ये रहा, इफ इन गिवन प्रॉब्लम वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट given, then it represent if in given problem vapor pressure of both component given, then it represent both component takes part in vapor pressure. So total
वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन P बराबर PA प्लस PB बराबर P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी। यानी मैंने ये सब को थ्योरी नहीं है, समझ लेना, ये सब बस केवल आपको प्रॉब्लम के लिए टूल्स दे रहे हैं या न्यूमेरिकल देंगे तो ये सब का प्रयोग समझाएंगे। फिलहाल मैंने ये कहा था कि यदि दिए गए प्रॉब्लम में दोनों अवयव के वाष्प दाब दिए हुए हों, यदि दिए गए प्रॉब्लम में दोनों अवयव के वाष्प दाब दिए हुए हों, इसका मतलब ऐसे घोल के वाष्प दाब में दोनों अवयव भाग लेंगे, है ना। तो जब दोनों अवयव भाग लेंगे तो ऐसे घोल का कुल वाष्प दाब दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होंगे, ठीक। और आंशिक वाष्प दाब जानबे करते हैं, 2 दिन पहले बताते, अपने शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और अपने मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रॉब्लम तो अपने हिंट मार रहा है कि यदि दिए गए प्रॉब्लम में दोनों अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों अवयव वाष्प बनकर उड़ेंगे, यानी ऐसे घोल का कुल वाष्प दाब इन दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होंगे। और हम बोलते रहे केवल यदि दिए गए प्रॉब्लम में केवल एक अवयव का वाष्प दाब दिया हुआ हो, इसका मतलब ऐसे विलयन के वाष्प दाब में केवल वही अणु भाग लेंगे। यानी ये कह दे रहे हैं if in given problem vapor pressure of only one component given, then total, then in या फिर कह सकते हैं then in vapor pressure of such solution, then in vapor pressure of such solution only this component takes part. That is vapor pressure of such solution P बराबर PA only बराबर P डिग्री A इंटू एक्स। ध्यान से रखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए टूल्स चल रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड बताना पड़ रहा है। नहीं कितना तो जो लोग कम मेहनत करते तो खाली समय देख रहे हैं कि सर 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, है ना, वो समय पर चलते उनको पढ़ने लिखने से को बहुत दूर दूर तक मतलब नहीं होता, बस केवल वो समय की इतना समय लग गया। फिलहाल ये मैंने कहा कि यदि दिए गए प्रॉब्लम में केवल एक अवयव का वाष्प दाब दिया हुआ है, इसका मतलब साफ है कि अगला जो अवयव है वो वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा, तब ना केवल एक अवयव का वाष्प दाब दिया हुआ है। क्या नहीं समझ? यदि प्रॉब्लम में केवल एक अवयव का वाष्प दाब दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगला अवयव वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ ऐसे सॉल्यूशन के वाष्प दाब में केवल यही अवयव ही भाग लेंगे, यानी ऐसे घोल के वाष्प दाब केवल इसी अवयव के वाष्प दाब के कारण होंगे। ठीक, एक पॉइंट केवल ये रह गया, एक एटीएम फॉर एटमॉस्फेयर, एक एटीएम बराबर 760 mmHg, यानी एक वायुमंडलीय दाब बराबर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होंगे।
बस केवल इतना ध्यान रखिए, बाकी देखिए टोटल प्रॉब्लम आपसे बनेगा। अन्य बहुत सारे सीनियर से तो प्रॉब्लम बनता तक नहीं है ना, लेकिन आप जब ये टूल्स ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से लगभग क्या टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे। कल हम आपको प्रॉब्लम के बारे में यानी प्रॉब्लम बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे, है ना। तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को लगा होगा, खासकर उन लोगों को लगा होगा जो कि टाइम देखते हैं कि 1.5 घंटे हो गया, उनको लग रहा है इतना फास्ट बता रहे, तो उनको दोनों चीज लगता है कि इतना समय भी लग रहा है और फिर ये भी लग रहा है कि इतना फास्ट बता रहा है ना। जो लोग मेहनती उनके लिए कभी कोई समस्या नहीं है ना। ये सब प्रॉब्लम के लिए था, ये सब कोई थ्योरी नहीं है, ये केवल प्रॉब्लम के लिए वैलिड होंगे। ठीक, बाकी अगले दिन हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक।